हेलो जी प्यारे बच्चों, अपन एक बार फिर तैयार पोटेंशियोमीटर के दूसरे पार्ट के साथ में। पिछला वीडियो जो पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड अपन ने अपलोड किया था उसमें अपने पोटेंशियोमीटर की बेसिक वर्किंग समझी थी कि बेसिकली पोटेंशियोमीटर क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द पोटेंशियोमीटर एंड व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि साहब पोटेंशियोमीटर एक सेटअप है, उस सेटअप को अपन काम में लेते हैं किसी भी सेल के टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या कहीं का भी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर एक सेटअप हुआ जहाँ पर अपन को एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, वहाँ पर अपन पोटेंशियोमीटर काम में लेंगे, और जहाँ हम थोड़ी सी एरर बर्दाश्त कर सकते हैं वहाँ पर हम वोल्टमीटर से भी वोल्टेज को मेजर करके काम चला सकते हैं। हमने पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस किया था कि साहब एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करके जीरो डिफ्लेक्शन वाली पोजीशन लेकर के आते हैं। जीरो डिफ्लेक्शन आता है तो फिर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं जो भी अननोन हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ होता है। तो एक चीज़ अपन ने डिस्कस की थी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर की स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हुआ प्रैक्टिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना। ठीक, ये थोड़ा सा पिछले वीडियो की चीज़ को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ, हल्का सा ब्रीफ करके चल रहा हूँ, बाकी पूरी डिटेल आप पिछले वीडियो में देख लेना। उसमें पोटेंशियोमीटर की जो भी कहानी है वो पहले आपको पूरी समझनी पड़ेगी, उसके बाद में ही ये वीडियो अपन को समझ में आएगा। इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो मतलब अपन पोटेंशियोमीटर को कहाँ कहाँ किस किस तरीके से काम में ले सकते हैं। तो इसमें अपन बात करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन की, जो है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। मतलब दो सेल्स के ईएमएफ का कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए हम पोटेंशियोमीटर को काम में ले सकते हैं। कैसे? वही हम पोटेंशियोमीटर का एक प्राइमरी सर्किट बनाएंगे। प्राइमरी सर्किट में हमने एक बैटरी लगा दी, उसके साथ में एक की लगा दी, यहाँ पर अपन एक रियोस्टेट लगा दिया, ये अपना पोटेंशियोमीटर का वायर हो गया। ये हमारा प्राइमरी सर्किट बनकर के तैयार हुआ। प्लस माइनस ईपी हो गया, की के हो गई है, ये आरएच हो गया, पोटेंशियोमीटर वायर एबी हो गया। ये हमारा प्राइमरी सर्किट बनकर के तैयार। अब जिन दो सेल के ईएमएफ का अपन को कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करने का मतलब हमको उनके ईएमएफ का रेशियो निकालना है कि भाई एक का ईएमएफ E1 और दूसरे का ईएमएफ E2 है, तो अपन को E1 और E2 दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो जिनके ईएमएफ का अपन को कंपैरिजन करना है उनको अपन सेकेंडरी सर्किट में लगाएंगे। एक बेसिक चीज आप अपने दिमाग में हमेशा रखना कि जो भी अननोन है, जो भी अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो सेकेंडरी सर्किट में लगाना है। तो यहाँ पर साहब हमको दो सेल सेकेंडरी सर्किट में लगाने, किस तरह से? ये हमने पहला सेल लिया, ठीक है, और यहाँ पर ये हमने दूसरा सेल लिया। सेकेंडरी सर्किट को थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब बेटा क्या किया कि यहाँ पर है ना अपन ने टू वे की लगाई हुई है। टू वे की का मतलब क्या होता है? ये जो की हमने लगा रखी है ये वन वे की है। वन वे की मतलब इसमें एक स्लॉट होता है, उसमें प्लग लगा देंगे, कनेक्शन बन जाएगा, सर्किट में करंट का फ्लो हो जाएगा, हटा देंगे, कनेक्शन खत्म हो जाएगा। एक ही रास्ता है करंट का। यहाँ टू वे की है, यहाँ पर दो स्लॉट बने हुए हैं, एक्स और वाई के बीच में एक स्लॉट बना हुआ है, वाई और जेड के बीच में एक स्लॉट बना हुआ है। अगर हम एक्स और वाई के बीच का जो स्लॉट है उसमें प्लग लगा देते तो ये वाला सेल सर्किट में आ जाएगा। कैसे? देखना, बीच वाला जो वाई टर्मिनल है उससे हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया और गैल्वेनोमीटर से हमने जो कि को कनेक्ट कर दिया। ठीक है साहब। अब प्राइमरी सर्किट तो हमारा सेट है, उसमें हमने की लगा दी है, प्राइमरी सर्किट में करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। ठीक है, मान लो ये जो पहला सेल अपन ने सेकेंडरी सर्किट में लगाया, इसका ईएमएफ E1 और दूसरे वाले सेल का जो है ईएमएफ है वो E2 है। हमने क्या किया, मान लो एक्स और वाई के बीच में प्लग लगाया। अब देखना, एक्स और वाई के बीच में प्लग लगाएंगे तो जो सेल E1 है वो सर्किट में आ गया क्या? ध्यान से देखो, ये पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है, एक्स और वाई के बीच में प्लग लगा देंगे तो। ठीक है, तो हमने एक्स और वाई के बीच में प्लग लगा दिया, जो भी को वायर पर खिसका करके बैलेंसिंग लेंथ ले ली L1। बैलेंसिंग लेंथ का मतलब क्या हो? गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन। अच्छा, गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है, बैलेंसिंग लेंथ L1 आ रही है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि E1 इज इक्वल्स टू एक्स L1। अब ये पिछले वीडियो के रेफरेंस से आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। एक्स तो हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब वायर की यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो एक्स आ रहा है, और बैलेंसिंग लेंथ अपन को L1 मिल रही है। तो पूरा जो पोर्शन है वायर के ए से लेकर के और जोकी के पॉइंट तक का, वहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो XL1 आएगा। तो E1 इक्वल्स टू XL1 हो गया। अब हमने एक्स और वाई के बीच में से प्लग हटा दिया, हटा करके वाई और जेड के बीच में प्लग लगा दिया। एक्स और वाई के बीच में प्लग हटाने से E1 तो सर्किट से हट गया और E2 सर्किट में आ गया। अब E2 सर्किट में आया, फिर जोगी को वायर पर खिसकाया,
खिसका करके बैलेंसिंग लेंथ मिल गई L2। L2 किसके लिए मिली है? E2 के लिए। तो हम कहेंगे E2 इज इक्वल्स टू XL2। तो E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू XL1 अपॉन XL2। x मर गया, दैट इज L1 अपॉन L2। तो फाइनली E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ये आ गया हमारे पास में दोनों के EMF का रेशियो। तो E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। अब L1 और L2 स्केल से तो हम पढ़ेंगे, तो L1 और L2 का जो रेशियो आएगा वो E1 और E2 का रेशियो आ जाएगा। इस तरह से अपन दो सेल के EMF का कंपैरिजन कर सकते हैं। वेरी सिंपल। ठीक, सेकेंड एप्लीकेशन पर बात करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन कहता है कि किसी भी प्राइमरी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को आप पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं भाई। सेकेंड एप्लीकेशन कहता है टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सेकेंड एप्लीकेशन क्या कह रहे हैं बेटा हम? टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? प्राइमरी सर्किट तो जैसा बनता है वैसा प्राइमरी सर्किट हमने बनाया। ये हमारा पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट बन गया भाई, बन गया प्राइमरी सर्किट, बन गया। सेकेंडरी सर्किट में हम वो सेल ले रहे हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए, ये सेल है। अब हमने क्या किया, सेल के टर्मिनल्स के बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया और उसके साथ में एक की और लगाई। समझना आप कहानी ध्यान से। प्राइमरी सर्किट में जो की है वो के, यहाँ जो लगाई है उसको मान लो K1, प्लस माइनस सेल का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। यहाँ लगा दिया गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ में जो कि ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर हो गया AB प्लस माइनस EP हो गया, ये हो गया हमारा रियोस्टेट RH। ठीक साहब, अब काम देखो किस तरीके से होगा उसको समझना, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। यहाँ पर की में हमने प्लग लगा दिया, प्राइमरी सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। सेकेंडरी सर्किट में हमने क्या किया, सेकेंडरी सर्किट में ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को देखना आप थोड़ा सा ध्यान से। अभी अगर मैं यहाँ पर केवल में प्लग नहीं लगाता हूँ, ये वाला जो हमारा सर्किट है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है इसका मतलब ये वाला सेल हमारा ओपन सर्किट में है, क्योंकि इसकी वजह से रेजिस्टेंस बॉक्स में मतलब रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये सेल हमारा ओपन सर्किट में है। अब हमने जो की को वायर पर खिसकाया, बैलेंसिंग लेंथ आ गई L1। वो बैलेंसिंग लेंथ L1 किसके लिए है? जाहिर सी बात है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए होगी, बट उस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस है किस किस के बीच में? सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन अभी हमारा जो सेकेंडरी सर्किट में सेल लगा हुआ है उसकी वजह से रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई करंट पास नहीं हो रहा, इसका मतलब हमारा सेल ओपन सर्किट में, तो जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो हमारे सेल के EMF के लिए आएगी। तो हम लिखेंगे E इक्वल्स टू, बैलेंसिंग लेंथ L1 आई है तो E इक्वल्स टू XL1। ठीक सर, ये E इक्वल्स टू XL1। अब हमने यहाँ K1 में प्लग लगा दिया। K1 में प्लग लगाने का मतलब अब हमारा ये जो सेल है ये सर्किट में कनेक्ट हो गया भाई, ये सेल सर्किट में कनेक्ट हो गया। उसके बाद में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक रेजिस्टेंस R निकाल लिया जिसकी वैल्यू हमको मालूम होगी क्योंकि उस पर लिखा हुआ होता है। तो R हमने निकाल लिया, प्लग यहाँ पर लगा दिया। अब ये सेल हमारा क्लोज सर्किट में है। अब अगर मैं जोगी को वायर पर खिसका करके बैलेंसिंग लेंथ L2 लूंगा तो वो किसके लिए होगी? वो EMF के लिए होगी या टर्मिनल वोल्टेज के लिए होगी? अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका नाम EMF नहीं होगा, अब पोटेंशियल डिफरेंस का नाम टर्मिनल वोल्टेज है, क्योंकि सेल क्लोज सर्किट में है। तो बैलेंसिंग लेंथ आ गई L2, हम लिखेंगे V इक्वल्स टू XL2 वेयर V इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। बोलो ये छोटी सी बात क्लियर है? तो सीधा सा फंडा, K1 में प्लग नहीं है, सेल ओपन सर्किट में है, बैलेंसिंग लेंथ L1 सेल के EMF E के लिए, तो E इक्वल्स टू XL1। की में यहाँ पर हमने प्लग लगा दिया तो सेल क्लोज सर्किट में, तो बैलेंसिंग लेंथ L2 हो गई सेल के टर्मिनल वोल्टेज के लिए। E और V हमारे पास आ गए। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, है साहब ये हमारे पास में। ठीक है,
तो यहाँ से हम R इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, E माइनस वी अपॉन आई, और E इक्वल्स टू E माइनस वी अपॉन आई को हम लिख सकते हैं V अपॉन R। R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो R इक्वल्स टू, अब इन दोनों इक्वेशन से E और V की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। E को हमने लिख दिया XL1, V को लिख दिया XL2, अपॉन में लिख दिया XL2, इनटू में लिख दिया R, X को कॉमन लेकर के कर दिया कैंसिल, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। ये हमारे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस का है। L1 L2 ये बैलेंसिंग लेंथ हम स्केल से पढ़ेंगे। R ये रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमको पता ही है, रेजिस्टेंस बॉक्स में लिखा होता है। तो यहाँ से हम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत छोटी सी बात और याद रखना, ठीक है, प्रैक्टिकल करते टाइम में, मतलब एक्सपेरिमेंट में विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 5-6 रीडिंग्स लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। जनरली एक्सपेरिमेंट्स में 5-6 रीडिंग्स हम लेकर के चलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस का जब ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए 5-6 रीडिंग लेकर के उसकी 5-6 वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं। अब जनरली ये होता है बेटा कि हमारे पास में जितने भी रिजल्ट्स आते हैं ना, हम उनका एवरेज कैलकुलेट करते हैं जनरली। जैसे 5 वैल्यूज आए तो 5 वैल्यूज को ऐड करके 5 से डिवाइड करके वो जो आता है, वो एवरेज जो आता है उसको हम हमारा रिजल्ट बोल देते हैं। बट इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हैं। उसका रीज़न बताता हूँ। पहली बात तो ध्यान रख लो कि इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एवरेज कैलकुलेट नहीं करेंगे। आप ये देखोगे कि 5 रीडिंग्स आपने ली, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम कितना आ रहा है और मैक्सिमम कितना आ रहा है। आप रिजल्ट बोलेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब इतनी मिनिमम वैल्यू से इतनी मैक्सिमम वैल्यू तक इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होता है। उसका एवरेज कैलकुलेट नहीं किया जाता है। उसका एवरेज नहीं कैलकुलेट करने का रीज़न क्या है, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, जब वो एक्सपेरिमेंट चलता रहता है तो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो टाइम के साथ में चेंज होता रहता है, क्योंकि सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, मैकेनिज्म चलता रहता है। उस मैकेनिज्म की वजह से सेल का या बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो टाइम के साथ में कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, तो वो वैल्यू फिक्स नहीं होती। इसलिए हम हमेशा उसमें वेरिएशन को कंसीडर करते हैं कि मिनिमम इतना था, मैक्सिमम इतना था। सेम एक्सपेरिमेंट सेम सेटअप पर आप कुछ दिनों के बाद में करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बिल्कुल अलग मिलेंगे, क्योंकि तब तक इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा। इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस के एक्सपेरिमेंट में स्पेशली इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी एवरेज कैलकुलेट नहीं करते हैं। आपके 5 जो रिजल्ट्स इंटरनल रेजिस्टेंस के हैं उनमें ढूंढ लो सबसे कम कौन सा है और सबसे ज़्यादा कौन सा है, फिर आप कह दोगे कि यहाँ से यहाँ तक इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। तो इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। और लॉजिकली ये बात समझ में आ गई कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट हो। तो हमने पोटेंशियोमीटर की 2 एप्लीकेशंस डिस्कस कर लिए। एक तीसरा एप्लीकेशन भी अपन मान सकते हैं, कहीं कहीं पर उसके बारे में दिया हुआ है, कहीं कहीं नहीं दिया हुआ है। किसी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना, टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि वो एप्लीकेशन किस तरह से काम करता है। टू डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ अ सेल, ठीक है। इस चीज़ को और समझ लो कि किसी सेल का ईएमएफ कैसे पता लगाओगे। हम प्राइमरी सर्किट बनाएंगे, ठीक है। ये हमने पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट बना दिया, बहुत अच्छी बात है। ये वायर हो गया, ये भी प्लस माइनस, प्राइमरी सर्किट की बैटरी हो गई, के की हो गई, ये रियोस्टेट हो गया। अब सेकेंडरी सर्किट में लगाया हमने एक स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल याद होगा, मतलब जिसका ईएमएफ हमको मालूम हो, ई नॉट। और यहाँ पर लगाया वो सेल जिसका ईएमएफ हमको कैलकुलेट करना है, मान लो ई, जो हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर लगा दी हमने 2 वे की, एक्स वाई जेड। वाई से कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया जोकी को। ये स्टैंडर्ड सेल है। यहाँ पर हमने प्लग लगा दिया, एक्स और वाई के बीच में प्लग लगा दिया। तो ई नोट के लिए बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेंगे, मान लो एल नोट आ गई। क्या लिखेंगे, ई नोट इक्वल्स टू एक्स एल नोट। क्योंकि ये जो सेल हमने कनेक्ट किया है ये स्टैंडर्ड सेल है, इसका मतलब ई नोट इज नॉन, ई नोट की वैल्यू हम जानते हैं, तो हमको यहाँ से एक्स की वैल्यू मिलेगी।
तो x इक्वल्स टू ई नोट अपॉन एल नोट, ये x आ गया। अब x और y के बीच में से प्लग हटा करके y और z में के बीच में प्लग लगाया तो ये सेल सर्किट में आ गया। बैलेंसिंग लेंथ ली, L आ गई, क्या लिखा, E इक्वल्स टू एक्स एल, तो E इक्वल्स टू x को लिख दिया ई नोट अपॉन एल नोट, इंटू में लिख दिया L, यहाँ से EMF कैलकुलेट। तो पहले एक स्टैंडर्ड सेल लेकर के x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, फिर जिस सेल का EMF कैलकुलेट करना है उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ ले लो और E इक्वल्स टू एक्स एल लगा करके उसका EMF कैलकुलेट कर लो। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ वी कैन कैलकुलेट द EMF ऑफ अ सेल विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ हमने पोटेंशियोमीटर के 3 एप्लीकेशंस डिस्कस किए। पहला एप्लीकेशन था कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल, 2 सेल्स की EMF का कंपैरिजन करना है, पोटेंशियोमीटर से कर सकते हैं। सेकंड हमने डिस्कस किया था किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना, वो हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कर सकते हैं। थर्ड अभी हमने डिस्कस किया है कि किसी भी सेल का EMF अगर डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वो काम भी किया जा सकता है। तो ये पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड 3 एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। होपफुली ये तीनों एप्लीकेशंस भी आपको समझ में आए होंगे। अच्छी तरह से इस चीज़ को देख लेना, समझ लेना। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ पोटेंशियोमीटर। बाकी तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलेंगे अपन। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय।